Hello friends, welcome to our channel SK Maths and Science. Well, please subscribe our channel and also like our video. तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एसके मैथ्स एंड साइंस पे। नॉन्स जीनियस मैथमेटिक्स इसका पुराना नाम है, हमने उसका नाम बदलकर एसके मैथ्स एंड साइंस रखा है क्योंकि आज से हम साइंस के भी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा साइंस का वीडियो है वो चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त और दुश्मन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव जो है, वो हमारे दोस्त कैसे हैं और दुश्मन कैसे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो चलिए अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव प्राणी है, उन्हीं में से एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सूक्ष्म होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो हम उन्हें देखेंगे कैसे? कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से। स्पेशल इक्विपमेंट क्या होगा, हमारा जो खास औजार क्या होगा, वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप सब डिफिनेशन को नोट कर लें, ये रहा आपका डिफिनेशन। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब is an organism which is microscopic, which means so small that people cannot see them with naked eye। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि माइक्रो, यानी कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि लोग उन्हें नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। पीपुल कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई। तो देखेंगे कैसे? तो माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ये रहा आपका डिफिनेशन, आप मेरे वीडियो को पॉज करके इसे देख लें, हम आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है, मतलब उसका जो अध्ययन होता है, उसका जो पढ़ाई किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वहीं लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रेड को बरसात के मौसम में छोड़ देते हैं तो वो जो बरसात के मौसम में जो हमारे इन्वायरमेंट में नमी मौजूद होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है, उसके चलते जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मदद मिल जाता है जर्मिनेट करने का, यानी कि उस पर ब्रेड पर अपना जड़े लगाने का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ब्रेड पर अपने जड़े लगा देते हैं, उन्हीं को यहाँ कहा गया है ग्रेइश व्हाइट पैचेज। तो ये होते क्या है, ये जो ग्रेइश व्हाइट पैचेज बताया जा रहा है जो ब्रेड पर हो जाते हैं जब उन्हें हम खुले में छोड़ देते हैं बरसात के मौसम में, वो फंगस है। FUNGUS, फंगस है। फंगस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रकार है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके चार भाग होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। हमें अभी इन्हीं चार भागों को पढ़ना है और एक वायरस को पढ़ना है, बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली वन सेल दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। They can be dangerous such as when they cause infection or beneficial as in the process of fermentation and that of decomposition। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सूक्ष्म कण, ऐसे सूक्ष्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ज्यादातर वन सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिट सेलुलर होते हैं, यानी कि उनके पास एक ही सेल होता है जो कि कहीं भी पाए जा सकते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं। वे खतरनाक हो सकते हैं जब वे इन्फेक्शन करते हैं आदमी को भी, जानवरों को भी और भी बाकी ऑर्गेनिज्म को, और फायदेमंद भी हो सकते हैं जैसे कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वे काम करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन शराब बनाने की प्रक्रिया है जिन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे। और डिकम्पोजिशन तो आप जानते ही हैं, जो भी हम कचरे को गलाते हैं वही डिकम्पोजिशन है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद इस तरह है और खतरनाक इस तरह है, और भी हम इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए हमारे वीडियो को पॉज करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना बैक्टीरिया को, अब हम जानते हैं फंगी क्या है। तो चलिए फंगी का डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर ये लीजिए, रहा फंगी का डिफिनेशन। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, अ प्लांट दैट इज नॉट ग्रीन एंड डज नॉट हैव लीव्स और फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल अ मशरूम, और दैट इज लाइक अ व्हीट पाउडर एंड ग्रोज ऑन ओल्ड वुड और फूड वॉल्स etc। सम फंगी कैन बी हार्मफुल। मतलब फंगी जो है वो एक ऐसा पौधा है जो कि हरा नहीं होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो नहीं करता है, जैसा कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये एक सेप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मशरूम। और इनका ना पत्ते होते हैं ना इनमें फूल लगते हैं, जैसे कि एक मशरूम होता है जिन्हें हम हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं। फ्रेंड्स इसे आप गंदी भाषा मत समझिएगा, यही इसका हिंदी है। और ये एक सूखे चूर्ण की तरह, यानी कि वेट पाउडर की तरह भी हो सकता है।
और ये जो है वो पुराने लकड़ियों, खाना और दीवार आदि पर हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सड़ते हैं तब ये जो फंगी होते हैं वो उस पर सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ फंगी खतरनाक भी हो सकते हैं और कुछ फंगी फायदेमंद भी कुछ तरीके में होते हैं, जैसे कि हम मशरूम का सब्जी भी बनाते हैं, और खतरनाक होते हैं जब ये इन्फेक्शन करते हैं और जब इनसे कोई हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है। तो ये रहा फंगी का डेफिनेशन। होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे बुक के पीछे, बुक के अगले पेज पर फोटो दिया हुआ है, आप इसे समझिए, स्पाइरल बैक्टीरिया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये लंबे लंबे बैक्टीरिया होते हैं, लंबा लंबा। जैसा कि आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे, ये लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं। और ये जो है ये रोड सेप्ट बैक्टीरिया है। ये जो स्पाइरल बैक्टीरिया होता है वो घुमावदार होता है, टेढ़ा होता है, टेढ़े टेढ़े होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये साफ दिख रहा है, ये टेढ़ा है ना। और जो ये रोड सेप्ट बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़ा सा गोल टाइप के होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। और ये थे बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल। और आगे जो दिया हुआ है ये एल्गी है, ये है क्लेमेडोमोनास, और ये है स्पाइरोगायरा। ये दोनों एक एल्गी है। और आगे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एमीबा। एमीबा के बारे में आप 7th क्लास में चैप्टर 2 में जरूर पढ़ा होगा आपने, डाइजेशन चैप्टर में। और ये है पारामेसियम। ये दोनों प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। और ये जो है ये ब्रेड मोल्ड है, ये फंगी का एक एग्जाम्पल है। यही जो है वो हमारे ब्रेड पर हो जाता है, ग्रेइस वाइट पैचेज, जिसके बारे में हमने पिछले पेज में पढ़ा, ये वही है। और ये है पेनिसिलियम, और ये है एस्परगिलस। तो फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल आपको एकदम कंफर्म याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं इससे क्वेश्चन। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये वायरस का फिगर है। वायरस के यहाँ पर नाम नहीं मेंशन किए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे जो पूरे विश्व में हड़कंप मचा रखा है कोरोना यानी कि कोविड-19 ने, वो भी असल में एक वायरस ही है। हम वायरस के बारे में अब जानते हैं, वायरस आखिर होता क्या है। तो हमने जान लिया है बैक्टीरिया क्या होता है और फंगी क्या होता है। अब जानते हैं प्रोटोजोआ क्या होता है और एल्गी क्या होता है, और फिर जानेंगे वायरस क्या होते हैं। तो उन सब के मैं डिफिनेशन आपको बताते रहूंगा। मैंने बीच में आपको एग्जांपल दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में एक उनका फिगर बन जाए और आप इसे आसानी से समझ पाए। तो चलिए अब प्रोटोजोआ का डिफिनेशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा हुआ है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इज एन इनफॉर्मल टर्म फॉर सिंगल सेल यूकेरियोट्स, either free living or parasitic, which feed on organic matter such as other microorganisms or organic tissues and debris। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोजोआ जो है वो एक इनफॉर्मल टर्म है, मतलब ऐसा टर्म जो फॉर्मल नहीं हो। इनफॉर्मल टर्म है सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स का। क्या है कि जो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है, उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। यहाँ पे यू छूट गया हुआ है। यूकेरियोट्स होते हैं आइदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होते हैं मतलब जो स्वतंत्र रूप से जीते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं मतलब जो किसी होस्ट यानी कि किसी मेहमान यानी कि किसी बॉडी यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। विच फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जो कि जैविक मैटर पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे कि किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या फिर कोई ऑर्गेनिक टिश्यूज या डेवरिज। डेवरिज छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इन सब पर प्रोटोजोआ फीड करते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के चलते ही होता है। आगे हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंगी क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, और अब हम जानेंगे एल्गी क्या होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे वायरस क्या होते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ धैर्य के साथ, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये सारे डिफिनेशन लाए हैं। तो चलिए एल्गी का डिफिनेशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले आपको एक बार फिर बता दूं कि आप सारे डिफिनेशन को वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में, नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। ये डिफिनेशन आपको बुक्स में शायद नहीं मिले, इन्हें हम बहुत मेहनत से कहीं कहीं से स्टडी करके आपके लिए लाए हैं। तो चलिए अब एल्गी का डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। एल्गी, जिसे हम वन एल्गा कहते हैं, मतलब जो अकेले सिंगुलर फॉर्म जो है वो इसका एल्गा होता है, और प्लूरल फॉर्म एल्गी है। एल्गी आर टाइप ऑफ प्लांट लाइक लिविंग थिंग्स, प्लांट लाइक लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक फूड फ्रॉम सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड साइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। मतलब एल्गी जो है वो प्लांट लाइक लिविंग थिंग्स है, मतलब प्लांट के जैसा लिविंग थिंग है, प्लांट नहीं है, और जो कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस के सहारे अपना भोजन बना सकता है सनलाइट की मदद से। लेकिन ये प्लांट के श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके पास अपना रूट्स नहीं होता है, ये स्वयं अपना सारा काम नहीं कर सकते हैं। और जो इनका जो स्टडी होता है, जो एल्गी की पढ़ाई की जाती है, उन्हें हम साइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये वीडियो पॉज करके ये डिफिनेशन लिख लेना है। अब हम चलते हैं वायरस को जानने। वायरस क्या होता है, ये रहा आपका डिफिनेशन।
तो ये रहा वायरस का डिफिनेशन। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। मतलब जो वायरस है वो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है। पैरासाइट के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे। तो वायरस भी एक पैरासाइटिक माइक्रोस्कोप है दैट कैन इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है एंड कॉज डिजीज, और बीमारी मतलब उनमें पैदा कर सकता है। इट कैन मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म सेल, और ये अपनी कॉपीज यानी कि अपना एक प्रतिरूप यानी कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के सेल में ही। ये बाकी के 4 ग्रुपों से भिन्न है। आपने चारों को एक साथ पढ़ा। हमें बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मुख्य होते हैं, जो कि फंगी है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है और वायरस एल्गी है। लेकिन वायरस इन चारों से अलग है, क्योंकि पहला तो वायरस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और दूसरा ये बहुत छोटा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वायरसेस आर सो मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, एंड आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स, और इन्हें माइक्रोब्स के श्रेणी में रखा गया है, इन्हें माइक्रोब्स कहा गया है। तो चलिए आप वायरस को समझ चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात आप सभी जानते होंगे, बच्चे बच्चे को अब नाम याद हो चुका है, कोरोना वायरस। ये भी वायरस का ही एक प्रकार है, और ये भी हमारे जब सेल के अंदर चला जा रहा है तभी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपना कॉपी बना रहा है। इसलिए ये बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। वायरस बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। आप कंफ्यूज ना होए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लिया कि बैक्टीरिया क्या होता है, हमने जान लिया फंगी क्या होता है, हमने जान लिया प्रोटोजोआ क्या होते हैं और एल्गी क्या होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मुख्य ग्रुप्स हैं, और वायरस इनसे अलग है, इसलिए हमने वायरस को अलग से जान लिया। तो बुक में भी आपके यही सब लिखा हुआ है। और कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि ठंड लग जाती है, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो जाती है, और बहुत सारे कप्स जो होते हैं वो वायरस के चलते ही होते हैं। और जो हम इसकी मेडिसिन लेते हैं वो असल में वायरस को किल करने का काम करते हैं या उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं। और कुछ सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस के चलते ही होते हैं, और कोविड-19 भी वायरस के चलते ही हो रहा है। और कुछ जो डिजीज होते हैं, कुछ जो बीमारी होते हैं, जैसे डिसेंट्री हो जाता है, दस्त हो जाता है, उल्टी बार बार होती है, और जो मलेरिया हो जाता है, ये एक बहुत ही सीरियस फीवर है जो मच्छर से फैलता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो जाती है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से ये होता है। आप इन्हें जरूर याद कर ले कि कौन सा डिजीज किसके चलते होता है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते होता है। तो आप ये होप ये आप पूरा पेज समझ गए होंगे। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा सवाल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो हम बताते हैं आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड और दे भी मल्टीसेलुलर, दे भी यूनिसेलुलर और दे भी मल्टीसेलुलर, मतलब वो सिंगल सेल के भी, एक सेल के भी बने हो सकते हैं और बहुत सारे सेल के भी बने हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कुछ एल्गी। और प्रोटोजोआ जो है ये सब सिंगल सेल्ड है, और मल्टी सेलुलर जैसे कि एल्गी और फंगी ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनते हैं। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, हर तरह के, चाहे वो ज्वालामुखी सी गर्मी हो या बर्फ जमा देने वाली ठंडी हो, या पूरा का पूरा जो उनका इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो, या पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बेसिक हो, वे हर तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, वो जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें मानव भी शामिल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, और कुछ जो है वो फ्रीली यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा जो है वो अकेले रहता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं। जैसे हमारी कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया को भी कॉलोनी होती है और वो भी बहुत सारे एक साथ रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम, तो सूक्ष्म जीव और हम जो है वो मिलकर बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप साझा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कुछ जो है वो फायदेमंद होते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन में काम आते हैं, डिकम्पोजिशन में काम आते हैं, बहुत सारे रोगों की दवा बनती है उनके मदद से, वैक्सीन भी बहुत सारी बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से। और वहीं खतरनाक भी हो सकते हैं जब बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं, और किलर डिजीज भी इनके चलते फैलते हैं, जानलेवा बीमारी, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का मतलब मौत नहीं है, इसमें मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत लोगों की हत्या कर चुका है अभी विश्व में। और अब हमें जो पढ़ना है वो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद कैसे होते हैं, हमारे दोस्त कैसे होते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत सारे पर्पज में काम आते हैं, जैसे कि दही जमाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बहुत सदियों से किया जा रहा है अल्कोहल बनाने के लिए। अब वो कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। वे हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी हम सब्जी वगैरह का छिलका फेंक देते हैं, जानवर मर जाते हैं और हम अगले दिन जाकर देखते हैं, अगले दिन नहीं कुछ दिन बाद जाकर देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो आपने कभी सोचा ही होगा कि ये आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? तो उन्हें बैक्टीरिया साफ कर देते हैं, बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस, और इन्हें हार्मलेस यानी कि ऐसे यूनिट में चेंज कर देते हैं जो कि हार्मलेस होता है, खतरनाक नहीं होता है और यूजेबल हो जाता है। जैसे कि खाद बनता है ना, खाद का उपयोग होता है। हमें फिर से याद करना है कि बैक्टीरिया को दवाई बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। एग्रीकल्चर में भी सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही बनाने में और ब्रेड बनाने में। तो यहाँ पे एक लड़की है पहली, वो बोल रही है कि मैंने अपने माँ को देखा है कि वो दही को गर्म दूध में मतलब थोड़ा सा दही, जिन्हें हम जोरन कहते हैं आम भाषा में, उन्हें गर्म दूध में रख देती है दही जमने के लिए अगले दिन। मैं समझ नहीं पाती हूँ क्यों, मैं सोचती हूँ क्यों, क्योंकि अब इसका आंसर हम जानते हैं। कर्ड जो दही होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, यही गर्म दूध में अपने आप को प्रमोट करता है, ठीक है, और यही दही बनने का जिम्मेवार है। इसी के चलते दही बनता है। ये दूध में मल्टीप्लाइज होता है, मतलब दोगुना हो जाता है, दोगुना, तीन गुना, चार गुना, और पूरे के पूरे दूध को दही के रूप में बदल डालता है। बैक्टीरिया जो है वो पनीर बनाने में भी मदद करते हैं, पनीर बनाने के लिए भी बैक्टीरिया डाला जाता है दूध में, और अचार बनाने के लिए, और भी बहुत सारा फूड आइटम्स। फ्रेंड्स, आप जानते हो अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बस बैक्टीरिया ही आपको दिखेगा। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, ये हमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा फायदेमंद होते हैं हमारे सेहत के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि जो खाना बनाने के काम आता है वो सूजी है, रवा। जैसे कि इडलीज और भटूराज में दही है, मतलब दही जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिन्हें हम सूजी के साथ इडली में, भटूरा में डालते हैं। अब तुम समझ सकते हो क्यों, क्योंकि दही के साथ वो बहुत टेस्टी लगते हैं और फायदेमंद भी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपके लिए दिया हुआ है। वो एक्टिविटी क्या है कि हमें हाफ केजी फ्लोर आटा ले लेना है, आटा या मैदा, और उसे कुछ चीनी के साथ मिक्स कर देना है गर्म पानी के साथ, और उसमें स्मॉल अमाउंट में ईस्ट पाउडर डाल देना है, ईस्ट का पाउडर, और उन्हें गूंथ देना है, नीड कर देना है, मतलब गूंथ देना है सॉफ्ट डॉव में, ठीक है। और क्या तुम एब्जॉर्ब करोगे 2 घंटे के बाद? तो हम 2 घंटे बाद देखेंगे कि वो पूरा मैदा, पूरा का पूरा मैदा इस तरह से फूल गया है। क्यों? देखिए, ईस्ट जो होते हैं वो बहुत तेजी से प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं रिस्पायरेशन के दौरान। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के चलते ये जो मैदा है उसका वॉल्यूम बदल गया, मैदा ज्यादा दिखने लगा, फूल गया, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। गैस का जो बबल्स होता है वो इस पूरे के पूरे डव को भर देता है और इसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। यही बेसिस यूज है यीस्ट का, जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं, यानी कि जो केक बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए ये फायदेमंद है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब व्यवसायिक यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज 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 फ्रेंड्स, और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही इसका अगला पार्ट लाएंगे जिसमें आप कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। बाकी सारे वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें भी जरूर देखें। बाय बाय फ्रेंड्स, आपके हेल्पर सत्यम और शिवम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।